नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं तनिष्क की खबर के साथ, जिसने अपना ऐड वापस ले लिया है क्योंकि इस विज्ञापन पर कट्टरपंथियों को आपत्ति थी। लोग इसमें भी लव जिहाद ढूंढ रहे थे। धर्म कोई भी हो, बेटी की खुशी की रस्म हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। तनिष्क के विज्ञापन में ये प्यारी सी बात लोगों को मंजूर नहीं हुई। बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा ने इसे लव जिहाद से जोड़ते हुए ट्वीट किया, तनिष्क आप क्यों मुस्लिम परिवार में हिंदू बहू दिखा रहे हैं और उसका महिमा मंडन कर रहे हैं? आप अपने विज्ञापन में हिंदू परिवार के अंदर मुस्लिम बहू क्यों नहीं दिखाते? ऐसा लगता है कि आप लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं और एक खास मजहब के साथ हैं। इसके बाद ट्विटर पर तनिष्क की जो ट्रोलिंग शुरू हुई, उससे परेशान कंपनी ने विज्ञापन ही वापस ले लिया। हालांकि कई उदारवादी लोग विज्ञापन के पक्ष में थे। शशि थरूर ने ट्वीट किया, हिंदुत्व कट्टरपंथियों ने तनिष्क के बहिष्कार की बात की है। उस खूबसूरत विज्ञापन के लिए जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई गई है। अगर हिंदू मुस्लिम एकत्वम उनको इतना गुस्सा दिलाता है तो वो क्यों दुनिया के सबसे लंबे समय तक कायम रहने वाले हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक को बॉयकॉट नहीं करते, जो भारत है। विज्ञापन हटाए जाने पर कई फिल्मी हस्तियां भी मायूस दिखीं। विज्ञापन के समर्थन में बहुत सारे ट्वीट आए, लेकिन समाज में बढ़ रही कट्टरता अंततः बड़ी साबित हुई। इधर हाथरस केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। मंगलवार को सीबीआई की टीम पीड़िता के गांव पहुंची। वहां पहुंचकर सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया गया। इधर हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई और कहा है कि पीड़िता एक बेहतर अंतिम संस्कार की हकदार थी। उनके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। वारदात के 27 दिन बाद सीबीआई ने हाथरस केस की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले डीएसपी सीमा पहुजा की अगुवाई में करीब 15 अधिकारियों की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ सुबह करीब 11:30 बजे मौकाए वारदात पर पहुंची। पीड़िता के बड़े भाई को बुलाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। इसी बीच पीड़िता के मां और पिता की तबीयत खराब हो गई। पीड़िता की मां को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। फिर लौटते वक्त सीबीआई पीड़िता की मां को एम्बुलेंस से उतारकर मौकाए वारदात पर ले गई। यहाँ पर जो सड़क जा रही है, इस सड़क के बगल में खेत लगा हुआ है, तो सीबीआई ये पता लगाएगी कि आखिर क्या उस दिन यहाँ से कोई गुजर रहा था वारदात के वक्त। ये सारी चीजें सीबीआई अपने जांच में पता लगाएगी। और आप देखें कि सीबीआई के 15 से 20 अधिकारी सीमा पहुजा की अगुवाई में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। टेक्निकल एविडेंस जितने भी इस केस में हैं, वो सारे एविडेंस टीम जुटाएगी और मोबाइल की लोकेशन से ये ट्रैक किया जाएगा कि घटना के वक्त यहाँ पर कौन कौन से आरोपी मौजूद थे, क्या कुछ यहाँ पर हुआ था। करीब 2.5 घंटे मौकाए वारदात पर रहने के बाद सीबीआई वहां पहुंची जहां 29-30 सितंबर की रात पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां से फॉरेंसिक एक्सपर्ट पीड़िता की चिता की राख, मिट्टी, गंगाजल और चप्पल ले गए। पीड़िता के बड़े भाई को भी यहां बुलाया गया, जिससे मौके पर ही एक बार फिर पूछताछ हुई। सीबीआई जो जांच कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? अब देखिए, संतुष्ट अभी तो नहीं कह सकते क्योंकि आज ही आए हैं। वो अपनी जांच कर रही है, अभी आगे पता चलेगा कैसी जांच रहेगी। इसके बाद सीबीआई की टीम पीड़िता के घर पहुंची और थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद पीड़िता के बड़े भाई को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। सूत्रों की माने तो सीबीआई इन बिंदुओं पर जांच कर रही है। 14 सितंबर को वारदात के वक्त आरोपियों की लोकेशन क्या थी? वारदात के वक्त पीड़िता के घर वालों के अलावा उसके आसपास कौन था? वारदात की असली वजह कथित गैंगरेप है या कुछ और? वारदात के बाद क्या पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच और कार्रवाई सही समय पर करवाई? सीबीआई पुलिस से मिले वीडियो और फोटोग्राफ के जरिए भी मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इस वारदात को हुए करीब 27 दिन बीत चुके हैं। इन दिनों में सैकड़ों की संख्या में मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी, नेता, गांव और आसपास के लोग मौकाए वारदात को देख चुके हैं, यहां आ चुके हैं। लेकिन पुलिस ने मौकाए वारदात की घेराबंदी तब की जब सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची। ऐसे में मौकाए वारदात से सीबीआई को क्या सबूत मिले होंगे, ये देखना होगा, जबकि इस केस में तकनीकी सबूत सबसे अहम है। हाथरस से कैमरामैन पवन के साथ में मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इधर हाथरस केस अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश में एक और वारदात हुई है।
गोंडा में 3 नाबालिग लड़कियों पर घर में घुसकर तेजाब डाला गया। ये जख्मी हुई हैं, सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस को शक है कि ऐसा किसी जानने वाले ने किया है। तेजाब से झुलसी लड़कियां अस्पताल के इलाज में हैं। देर रात कोई बाहर से छत पे चढ़ के घर में उतर आया और तीनों बहनों को तेजाब से जला गया। एक लड़की का जिस्म 30%, दूसरी का 20% और तीसरी का 5-7% जल गया। लेकिन इसके साथ ये तेजाब और भी बहुत कुछ जला गया। तो किसने फेंका, देखा नहीं आपने? हम सोबत रहन जब फेंक के चले गए तब उठ के भाग गए। अच्छा, तीनों जने बहन हो तुम लोग? हाँ, तीनों जने साथ में सो रहते हैं। अच्छा, किसी को बस शक भी है? नहीं था, मामला है। बच्चियों की चीख सुन के पिता राम अवतार घबरा के ऊपरी मंजिल पे पहुंचे। बड़ी बच्ची को उन्होंने लिपटा लिया। उन्हें लगा कि शायद गैस सिलेंडर से आग लग गई है, लेकिन बच्ची पे पड़े तेजाब से जब उनके खुद के कपड़े जल गए तब उन्हें माजरा समझ में आया। हमारे लड़की जब तेजाब पड़ा तो इसने चिल्ला के जब घर से जीने पाए, घर से पल्ला हमने खोल के बाद अखौरी में अपने ले लिए। हम कहीं मुन्नी का सिलेंडर से आग लग गया है तो नहीं, जब हमारे बनियान जलने लगी तो हमको पता चला कि तेजाब किसी ने डाल दिया। बड़ी लड़की की शादी तय हो गई थी। 23 को उसकी कुछ रस्म भी होनी थी। पिता परेशान हैं कि अब क्या होगा, लेकिन कहते हैं कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। सुबह मौके पे पुलिस का डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनके परिजनों से बात हुई है। इनका अभी तक किसी पे शक नहीं है। इनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन किया जा सकता है। पुलिस टीम इसमें लगी है। मौके पे फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सभी लोग वहाँ पे मौके पे छानबीन कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इस घटना का अनावरण करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। यूपी में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर विपक्ष सरकार पे लगातार हमलावर है। इस कांड पे भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बच्चियों के पिता की एक वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि इस शख्स की 17, 10 और 8 साल की 3 बच्चियां जब सो रही थीं, किसी ने घर में घुसकर उन पे तेजाब डाल दिया। सरकार के अपराधियों को बचाने के सियासी रवैये से पूरे प्रदेश में उनके हौसले बढ़े हैं। अक्सर ये खबर आती है कि इस लड़की पे तेजाब फेंक दिया, उस लड़की पे तेजाब फेंक दिया, और साइंसदान ये बता देते हैं कि उसमें कौन सा केमिकल था। लेकिन साइंस जो नहीं बताती है वो ये कि हर बार उस तेजाब में सिर्फ केमिकल ही नहीं, एक जहरीला मर्दाना तेजाब भी होता है, औरत को उसकी औकात बता देने का। ये तो बताया जा सकता है कि उस तेजाब से उसका जिस्म कितना जला, लेकिन समाज कितना जल गया, रूह कितनी जल गई, इसको नापने का कोई पैमाना नहीं है। गोंडा में अनुराग और लखनऊ में विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और भाई ये बात करते हैं टीआरपी घोटाले की, जिस मामले में मुंबई पुलिस जांच कर रही है और उसने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ जो गिरफ्तार आरोपी हैं उसकी संख्या 5 हो गई है। इधर मुंबई पुलिस की ओर से जानकारी मिल रही है कि जो आरोपी नंबर 1 है इस मामले में विशाल भंडारी, उसके घर से एक डायरी मिली है जिसमें और चैनलों के भी नाम लिखे हुए हैं। मैं तो कंपनी 2016 में छोड़ा। टीआरपी घोटाले का फरार आरोपी विनय तिवारी, मुंबई पुलिस ने इसे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गिरफ्तार किया है। विनय तिवारी भी साल 2016 तक हंसा रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में रिलेशनशिप मैनेजर रह चुका है और वहां से नौकरी छोड़ने के बाद विशाल भंडारी के साथ मिलकर टीआरपी घोटाले में लिप्त था। ये अलग बात है कि पकड़े जाने के बाद खुद को निर्दोष बता रहा है। कंपनी में काम करता था, अब उस टाइम मैंने 2016 में नौकरी छोड़ दिया। उसके बाद मुझे फंसाने के लिए कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, किसी को नहीं जानता हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता कुछ। इस बीच अदालत ने पहले से गिरफ्तार 4 आरोपियों की पुलिस हिरासत भी 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। पुलिस ने अदालत को बताया कि विनय और बाकी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने पुलिस पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इस मामले में कोई एविडेंस नहीं होने के बावजूद भी उनको अरेस्ट किया गया है। एफआईआर में इनका नाम नहीं है। रिमांड रिपोर्ट में इनका रोल जो है, वो रोल जो एविडेंस उन्होंने प्रेस किया है वो लीगली एडमिसिबल नहीं है। और कई मुद्दों पर हमने बेल एप्लीकेशन प्रेस किया है, जो भी 16 तारीख को रखा हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी विशाल भंडारी के घर से एक डायरी बरामद करने का दावा किया है। पुलिस की माने तो विशाल की डायरी में कुछ और चैनलों के नाम और हाउस होल्ड के नाम भी हैं, जिन्हें चैनल देखने के लिए पैसे दिए गए थे। साथ ही 1800 घरों की सूची मिली है जहां बैरोमीटर लगे हैं। टीआरपी घोटाले की जांच कर रही सीआईयू के प्रमुख अफसर सचिन वजे का दावा है कि मामले में अब तक 36 से भी ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।
और देश के अलग अलग 7 राज्यों में मुंबई पुलिस की टीमें तहकीकात के लिए गई हुई हैं और शक है कि विज्ञापन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इसकी जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा की मदद भी ली जा रही है। मुंबई से कैमरामैन संतोष नागवेकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोविड-19 महामारी का अब तक कोई इलाज नहीं है, दवा नहीं है, वैक्सीन सामने नहीं है। ऐसे में लोग घरेलू उपाय कर रहे हैं और इसमें सबसे खास है काढ़ा। लेकिन इस काढ़े की वजह से मुंह के छाले के साथ साथ लोग इंटरनल ब्लीडिंग जैसी गंभीर शिकायतों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। देखिए पूरी खबर। कोरोना के खौफ में ये काढ़ा लगभग हर घर में बन रहा है और लोग दिन में कई बार इसे पी रहे हैं। फायदे कई हैं, लेकिन इसमें पड़ने वाली कुछ चीजें ज्यादा मात्रा में पी ली जाएं तो अस्पताल का रुख करना पड़ सकता है। देखा जा रहा है कि अल्सर की वजह से अंदरूनी ब्लीडिंग की गंभीर शिकायतों के साथ लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। करीबन 1 महीने पहले हमारा इमरजेंसी रूम में एक यंग व्यक्ति, उम्र करीबन 30 साल होगी उनकी, वो एक्यूट ब्रेथलेसनेस यानी सांस की तकलीफ के कारण लाया गया था। जब उनसे डिटेल में पूछा गया तब उन्होंने ये बताया कि वो करीबन 4-5 महीने से एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जो उबालकर काढ़ा के रूप में उपयोग कर रहे हैं और करीबन 2-3 हफ्ते से उनकी मोशन एकदम ब्लैक कलर की हो रही है। उनको लगा कि वो कचरा बाहर निकल रहा है, लेकिन उनको एक्चुअली इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। और जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, उनका एंडोस्कोपी किया, तो उनको स्टमक में और इंटेस्टाइन में मल्टीपल अल्सर्स हो चुके थे कि जो कि वो एक्सेसिव काढ़ा यूज करने की वजह से हो रहा था। माना जाता है कि हल्दी से हार्ट ब्लॉकेज का खतरा कम होता है क्योंकि ये खून को पतला करता है, लेकिन काढ़े या दूध में इसके ज्यादा इस्तेमाल से दिल के मरीजों की सर्जरी में ब्लीडिंग की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। हल्दी नेचुरल ब्लड थिनर है। काफ़ी सारे हार्ट पेशेंट जो आते हैं जो ऑलरेडी ब्लड थिनर मेडिसिन लेते हैं, उसके साथ साथ जब ये काढ़ा पीते हैं तो उनका ब्लड काफ़ी पतला हो जाता है और उनको ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। रिसेंटली हमने एक पेशेंट ऑपरेट किया जो कि हार्ट पेशेंट था और जो कि ऑलरेडी ब्लड थिनर पे था, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर कोरोना के चलते लेने के बाद में उनको पेट के अंदर काफ़ी मैसिव ब्लीडिंग हुई, जिसके लिए उनको ऑपरेशन करके जान बचानी पड़ी। दिल्ली के अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल की ओपीडी में करीब 40% मरीज मुंह में छाले यानी कि अल्सर और गले में दर्द की शिकायत के साथ पहुंच रहे हैं। कोरोना काल से पहले जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो मुंह के अंदर छाले वगैरह, वो हमें मुश्किल से 2 या 3% पेशेंट ऐसे मिलते थे। कोरोना के बाद तो एकदम से समझिए कि इस बात की महामारी हो गई कि ऐसे पेशेंट हम हर ओपीडी में लगभग 30 से 40% पेशेंट हमें ऐसे मिल रहे थे जिनके की गर्म चीजें खाने की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो प्लीज गर्म चीजें खाने को ओवरडू मत कीजिए, दिस कैन बी बैड। मैंने भी काफ़ी एक्सेस मात्रा में इन चीज़ों का सेवन किया, काली मिर्च, काढ़ा, ग्रीन टी और इवन हल्दी वाला दूध। इवन जब भी मुझे प्यास लगी मैंने गर्म पानी ही पिया और उसके कारणवश मेरे मुंह में छाले पड़ गए और काफ़ी तकलीफ में आ गया। इस महामारी में ये घरेलू उपाय कईयों के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं, पर जरूरी है कि इसे संभल कर पिया जाए और अगर पहले से कोई बीमार है और उनका इलाज चल रहा है तो किसी डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका सेवन करें। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कोरोना के इस दौर में ट्रॉफी इंडस्ट्री पर किस तरह से छाया है संकट, पूरी खबर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। कोरोना की मार जिन उद्योगों पर पड़ी है उनमें ट्रॉफी उद्योग भी शामिल है। कोविड की वजह से खेल कूद बंद है तो इनका व्यापार भी। देखिए, ट्रॉफी और मेडल से सजी ये दुकानें यूपी की मुरादाबाद की हैं। ये मेडल दुकानों से तब निकलेंगे जब किन्हीं खिलाड़ियों या कलाकारों को दिए जाएंगे, लेकिन ना तो स्कूल कॉलेज खुले हैं और ना ही ऐसी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, तो इन मेडलों के खरीदार अभी कोई नहीं है। नौबत ये है कि दुकान वालों को दुकानें बंद होने का डर सता रहा है। इस वक्त कोरोना काल में जो प्रदर्शनी, खेल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, क्लब्स, सब चीज़ें बंद होने से सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो हमारे ट्रॉफी बिजनेस पे पड़ा है और इससे जुड़े करीब 30,000 जो आर्टिशंस हैं वो बेरोजगार हैं। तो अभी बिल्कुल सब यहाँ ट्रॉफी इंडस्ट्री ऐसा मान लीजिए कि मुरादाबाद शहर में सब बंद होने के कगार पर है। अगर स्कूल कॉलेजेस अभी और नहीं खुलते हैं, कुछ टाइम बढ़ जाता है, कोई एक्सटेंशन मिल जाती है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा परेशानी सामने आई। यूपी के मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है।
व्यापारियों के मुताबिक यहाँ हर साल करीब 200 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है, लेकिन इस बार जीरो है। जीएसटी की बिल्कुल बंद है, जीरो, क्योंकि स्कूल न खुल रहे हैं न बंद हो रहे हैं, न लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह। इसकी वजह से सारा काम रुका पड़ा है, न कोई पिछली पेमेंट आ रही है न कोई नया माल जा रहा है। कोरोना के इस दौर ने हमें सुरक्षा और जरूरत के बीच कहीं उलझा दिया है। एक तरफ जहां बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल कॉलेज बंद रखना भी जरूरी है, वहीं इस तरह के कारोबार पर मंडराते संकट को भी देखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।